हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से डिस्कस करेंगे। दोनों तरीके बहुत आसान है, थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस बन जाता है। पहला वाला बहुत आसान है, देखते हैं कैसे करना है। हमको दे रखा है त्रिभुज है एक, ठीक है। उसके मध्य बिंदु के निर्देशांक हैं, यानी कि मध्य बिंदु के निर्देशांक, भुजाओं के जो मध्य बिंदु होंगे उनके हमें मिड पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है। अब कह रहा है शीर्ष के निर्देशांक आपको बताने हैं, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आपकी समझ में एकदम आ जाएंगे। थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस ज़रूर बनेगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन है बहुत आसान। जैसे हमने एक त्रिभुज कंसिडर कर लेते हैं और उसके जो शीर्ष हैं हम लोग मान लेंगे ABC, जो उसके निर्देशांक है वो x2 y2 z2 इस तरीके से कंसिडर कर लेते हैं। क्वेश्चन ने जो दिया है भुजाओं के मध्य बिंदु दिए हैं, यानी कि एक मध्य बिंदु यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, ठीक है, कोई बात नहीं। कहीं भी किसी को कुछ भी बोल सकते हैं। आपने एक को P बोला, एक को Q बोल दिया और एक को R बोल दिया, कोई दिक्कत। अब इनका मान भी आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं। फिर मैं कह रहा हूँ कहीं भी कोई सा पॉइंट भी आप रख सकते हैं। तो मैंने P को यहाँ रख दिया, Q के लिए मैंने पॉइंट लिया है 0 4 -2, मैंने Q के लिए ले लिया। R के लिए मैंने 2 3 और 4 ले लिया। स्टेप मार्किंग होती है भाई, इसलिए थ्योरी भी लिखना ज़रूरी होती है। तो आप थ्योरी लिख दीजिए। माना ABC एक त्रिभुज है जिसके शीर्ष A बराबर आपने कंसिडर कर लिया है x1 y1 और z1, B बराबर x2 y2 और z2, ऐसी C बराबर x3 y3 और z3। ये आपके पॉइंट हो गए, क्लियर है। इसका जो मध्य बिंदु है ना PQRS, वो भी दिखा दीजिए। तथा मध्य बिंदु ये ऐसे लिख लीजिए, भुजाओं का मध्य बिंदु तथा भुजाओं के, यहाँ से लिखिएगा, इतना लगे ये, भुजाओं के मध्य बिंदु। एक P आपने कंसिडर करा है जिसकी वैल्यू 1 5 -1 आपने नोट करी है। एक आपने Q लिया है जिसकी वैल्यू 0 4 और -2 ली है। एक आपने लिया है R जिसकी कोऑर्डिनेट थे 2 3 और 4, क्लियर है। अब ना यहाँ थोड़ा सा ऐसा करना पड़ेगा, जैसे AB भुजा दे रखी है ना, इस पर काम करना पड़ेगा। तो लिखना पड़ेगा AB भुजा के लिए। तो AB भुजा के लिए अगर आप बात कर रहे हो ना, तो AB भुजा का जो मध्य बिंदु है वो P है। तो इसका जो x होगा और इसका x होगा, दोनों का आधा 1 के बराबर होगा। इसका मतलब ये होगा x1 + x2 का आधा जो होगा 1 के बराबर होगा। ऐसी y1 + y2 का आधा किसके बराबर होगा? 5 के बराबर होगा। ऐसी z1 + z2 का जो आधा आप लेंगे वो होगा -1 के बराबर। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं x1 + x2 = 2, और चाहे लाइन को ड्रॉ कर लीजिए बीच में, अच्छा लगेगा आपको ऐसा। y1 + y2 = 10। एक z के लिए काम कर लेते हैं, z1 + z2 = -2। ये एक समीकरण हो जाएगी फर्स्ट, इसका नाम रख देंगे सेकंड, ये हो जाएगी हमारे पास थर्ड। ऐसे ही हमें दूसरी वाली भुजा के लिए काम करना है। तो BC के लिए अगर हम बात करते हैं, BC के लिए अगर हम बात करें तो BC जो है उसका मध्य बिंदु Q है। तो B में है x2 और C में है x3, इन दोनों का आधा करेंगे तो 0 के बराबर, यानी कि x2 + x3 का आधा हो जाएगा 0 के बराबर। ऐसी y2 + y3 का आधा हम y वाले के बराबर लिख देंगे, और ऐसे ही हम z2 + z3 का जो आधा होगा वो हम नोट कर देंगे, ठीक है। कितना है, एक बार 4 लिखना है y वाले के लिए और उसके लिए लिखना है -2। तो फाइनली आपने कुछ और समीकरण भी फाइंड कर ली। ये बन जाएगा 0 के बराबर। यहाँ से आप थोड़ा सॉल्व करेंगे तो y2 y3 का हो जाएगा 8 के बराबर, और ये हो जाएगा z2 + z3 = -4 के बराबर। इस समीकरण का नाम रख देते हैं 4, इसका नाम रख देते हैं 5, इसका रख देते हैं 6। ज़्यादा टफ तो नहीं लग रहा ना, थोड़ा सा लेंथी ज़रूर होगा लेकिन आसान है। अब AC के लिए काम करना है। AC में जो होगा A का मान तो हमारे पास x1 था, C का मान था x3, इन दोनों को आधा
देखेंगे हम लोग, और हम देखेंगे y1 और y3 का आधा, और हम लोग देखेंगे z1 प्लस z3 का आधा किसके बराबर होगा। ठीक है, AC में कौन था, AC में पॉइंट था r में x का मान 2, y का मान 3 और z का मान था 4, तो 2, 3 और 4। यहाँ से बड़ी प्यारी इक्वेशन बनकर आ जाएगी, x1 और x3 4 के बराबर, यहाँ से y1 और y3 हो जाएगी 6 के बराबर, और z1 प्लस z3 हो जाएगी 8 के बराबर। इस समीकरण का नाम रख देते हैं हम लोग 7, इसका नाम 8, इसका नाम 9। बहुत आसान है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई ना, इजी क्वेश्चन था। यहाँ तक तो हम लोग 7th 8th क्लास में पढ़ते हुए आते हैं यहाँ तक। अब समझिएगा ध्यान से, मैं x का मान निकालना चाह रहा हूँ पहले। तो जो x के समीकरण है ना, एक ये है, ठीक है, एक समीकरण x की ये है, एक समीकरण ये है, ये 3 समीकरणों में जोड़ रहा हूँ। ठीक है, जोड़ दीजिए। समीकरण 1 4 व 7 को जोड़ने पर जोड़ दीजिए। तो अब जोड़ने में देखिएगा, यहाँ x1 था, यहाँ पर भी x1 था, यहाँ x2 था, यहाँ पर भी x2 था, और x3 था, यानी हर एक एलिमेंट जो है या हर एक x जो है 2 2 बार आया है। तो 2x1 होगा, 2x2 हो जाएगा, और 2 ही x3 हो जाएगा। कितने के बराबर होगा, यहाँ पर था 2, ये था 0, ये था 4, तो कुल मिलाकर हो जाएगा 6। अब 2 से पूरी समीकरण को डिवाइड कर दो, तो करेंगे तो x1 आ जाएगा, x2 आ जाएगा, और x3 बराबर हो जाएगा 3। x1 x2 x3 सब में हमने 2 से डिवाइड करी है, तो ये हमारा बन जाएगा इक्वेशन नंबर 10। अब ध्यान समझिएगा भाई, हम ना x1 प्लस x2 का मान जानते हैं, वो 2 के बराबर है, यानी कि हम जानते हैं कि ये दोनों रिजल्ट 2 के बराबर हैं, तो इसकी जगह 2 लगा देंगे। तो बस इतना लिखना पड़ेगा, समीकरण 10 व समीकरण फर्स्ट से आपने क्या काम किया कि इन दोनों का योग होने के बाद 2 आ रहा है। ऐसा करने से आपको मिल गया x3 का मान, लेस हो जाएगा 1 मिलेगा। अब x3 का मान अगर मैं यहाँ रख दूंगा तो मुझे x1 मिल जाएगा। चलिए पुटिंग इन, कौन सी इक्वेशन में आप रख रहे हो, पुटिंग इन 7 में रख देंगे, तो ये हो जाएगा x1 प्लस 1 बराबर 4। तो यहाँ से x1 का मान निकल कर जाएगा 3। अब x का मान आ गया ना, तो इसको पुटिंग कर देते हैं जिसमें x1 हो, तो पुटिंग इन 1, पहले वाली समीकरण में x1 था, देखिए है ना, x1 प्लस x2 बराबर 2, तो x1 का मान ही रख देंगे और प्लस 2 हो जाएगा हमारे पास, यानी कि x1 3 हो जाएगा और x2 हो जाएगा, और बराबर में 2 था, तो x2 का मान निकाला, कैलकुलेट करके मिलेगा हमें -1। तो जैसे मैंने x के मान फाइंड आउट करे ना, ऐसे ही आपको फाइंड आउट करने हैं y वाले। ठीक, तो कैसे करे थे मैंने इन y वाली समीकरणों को ऐड कर लिया। ठीक है, समीकरण y की 2 थी, 4 थी, कौन सी थी, 2 5 और 8, 2 5 व 8 को जोड़ने पर, ठीक है। अब y को जैसे जोड़ेंगे हर एक y डबल हो जाएगा, हम लोग उसको देख कर आए हैं, जैसे x डबल हो गया था ऐसे ही y भी क्या हो जाएगा, आपका डबल हो जाएगा। अब कितना रिजल्ट बनेगा देखिए, कितना था, एक में था 10, एक में था 8, तो 18 हो गए, 18 और 6 24 हो जाएगा। 2 से पूरी समीकरण को भाग कर दीजिए तो मिलेगा y1, यहाँ से हो जाएगा y2, यहाँ से हो जाएगा y3, ये हो जाएगा 12। ये इक्वेशंस नंबर आपकी बनेगी 11। क्लियर है। अब जो y1 प्लस y2 है ना, उसका मान हमें पता है कितना है, देखो समीकरण में पता है y1 प्लस y2 का मान भैया 10 के बराबर, समीकरण नंबर 2 बता रही है। तो यूजिंग कर लेंगे, यूजिंग इक्वेशंस 2, तो ये वैल्यू जो हो जाएगी कितने बराबर हो जाएगी भैया, 10 के बराबर, 10 के बराबर हो गई। यहाँ से हमें फ़ायदा क्या मिलेगा, y3 का मान क्लियर हो जाएगा। जब लेस करेंगे तो बचेगा कितना, 2। पुटिंग, अब y3 जिसमें दे रखा है ना उसको पुट कर देते हैं। y3 किस में दे रखा है, y3 देखो यहाँ भी दे रखा है y3, तो यहाँ पुट कर दूँ तो y1 प्लस y3 बराबर 6 है, तो मैं पुटिंग इन 6 कर देता हूँ। तो y1 प्लस y3 बराबर 6 था ना, तो इसका मान डाल देंगे, 6 के बराबर हो जाएगा।
तो y1 का मान हो जाएगा यहाँ पर 4। अब y1 का मान जिस इक्वेशंस में हो उसमें आप पुट कर दीजिए, पुटिंग इन 2 में पुट करते हैं। जहाँ y1 प्लस y2 था ना, कहाँ गया, y1 प्लस y2 बराबर 10, तो y1 का मान डाल देंगे और 10 के बराबर लिख देंगे उसको। तो y1 का मान हो गया 4 प्लस y2 बराबर 10, तो y2 का मान हो जाएगा 6। तो देखो y3 भी आ गया, y1 भी आ गया और y2 भी आ गया, y का मान क्लियर हो गया। ऐसे ही z का मान क्लियर करना है। तो z की समीकरण है उनको ऐड कर लेंगे। z की समीकरण कौन कौन सी हैं, एक तो 3 है, एक 6 है और एक 9 है। बस लिख देंगे एडिंग, जोड़ने पर एडिंग इक्वेशंस 3, 6 एंड 9। तो ऐसे जब हम उनको ऐड कर देंगे तो हमें मिलेगा z भी 2 मिलेंगे, z1 भी 2 मिलेंगे, z2 भी 2 मिलेंगे और z3 भी हमें 2 ही मिलेंगे। अब कितने के बराबर होंगे वो हमें देखना पड़ेगा। एक था -2, एक था -4, तो -6 हो जाएगा, और ये था हमारे पास 8, तो हमारे बचेंगे +2 आ जाएगा। z से भाग कर दें पूरी समीकरण में, 2 से भाग कर दें, 2 से भाग करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट मिल जाएगा इस तरीके से 1। ये इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास 12। अब z1 प्लस z2 का मान हम जानते हैं। पहली समीकरण जो z की है वो है समीकरण नंबर 3। z1 और z2 का मान आप जानते हो वो है -2 के बराबर। तो यहाँ आप जो है यूज़ कर लेंगे यूजिंग इक्वेशंस 3। तो ये -2 के बराबर हो जाएगा, दोनों ऐड करके। और बचा कितना आपके पास, z3 बराबर हो जाएगा 1। तो z3 का मान जो निकल कर आएगा 1 जाएगा इधर, प्लस का 2 हो जाएगा, तो 3 बन जाएगा। अब z3 का मान जिस समीकरण में दे रखा है ना भाई उसमें पुट कर दीजिए। कैलकुलेशन आसान है मगर थोड़ा लंबा ज़रूर जा रहा है क्वेश्चन ये। तो z3 का मान यहाँ दे रखा है, तो z1 z3 बराबर 8 है ना, तो z1 प्लस z3 का मान डाल देंगे बराबर 8 के। तो z1 का मान इधर जाने के बाद हो जाएगा 8 - 3, तो z1 हो जाएगा आपके पास 5। अब z1 का मान जो है z की पहली वाली समीकरण है उसके अंदर दे रखा था ना, समीकरण नंबर 3 में। तो 5 + z2 बराबर कितना था देखते हैं। z1 + z2 बराबर कितना था, z1 + z2 बराबर -2 था। ठीक है, -2 लिख देंगे बराबर में, -2। तो इस तरीके से z2 का मान हो जाएगा 5 जाएगा, माइनस का बन जाएगा तो -7। तो z का मान भी तो क्लियर होगा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। अतः शीर्ष बराबर एक यहाँ रखेंगे, एक यहाँ रख देंगे, एक हमारा यहाँ हो जाएगा। x1 का मान देखेंगे पहले। x1 का थोड़ा सा यहाँ देखना पड़ेगा आपको। x1 का मान, x का मान, x का मान, x1 का मान 3 था, x2 का मान -1 था और वो 1 था। x1 का मान 3 था, x2 का मान कितना था देखना पड़ेगा, x2 -1 था और x3 का मान, अच्छा x3 का मान था 1, x2 का मान हो गया -1, ये हो गया हमारे पास 1। क्लियर है, x का मान कर दिया आपने। y का मान देख लीजिए। अगर आप ऐसे परेशान हो रहे हैं तो y1 देखो 4 है, तो y1 4 है, यहाँ 4 लिख दीजिए। और z1 देखिए, z1 आपके पास 5 है, वो लिख दीजिए, 5 हो गया। अब आप देखिए x2 हो गया, y2 देखिए, y2 आपके पास 6 आ गया, ऐसे आप लिख दीजिए। z2 आपके पास -7 हो गया। अच्छा यहाँ पर देखिए x का मान तो आपने लिख दिया ना 1, तो y3 कितना है, y3 आपके पास 2 है, y3 2 हो गया और z3 आपके पास है 3। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला मेथड तो इस तरीके से आपने डिस्कस कर लिया है। अब हम दूसरे तरीके से इसको और डिस्कस कर लेते हैं, वो भी आपका अच्छा तरीका है। करना क्या है इस वाले में कि हम लोग ना एक ट्रायंगल बना लेते हैं पहले तो। ये x1, ये y1 और ये z1 है, और ये वैल्यू थी 1 5 -1, और एक हमने ये पॉइंट कंसिडर करा था, इसका मान था 0 4 -2 और इसका मान था 2 3 और 4। ये वाली वैल्यू हम लोग मान लेते हैं इस तरीके से, और ये हो जाएगी हमारे पास y3 z3 और इस तरीके से। इसका नाम a, इसका नाम b, इसका नाम c, इसका नाम p q और r। हमें ना यह चतुर्भुज बनाना होता है। चतुर्भुज बना लीजिए, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप बना लीजिए। तो मैंने इस तरीके से डॉट 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 कर एक चतुर्भुज बना लिया।
ठीक है, ये मेरा चतुर्भुज हो गया है। और इस चतुर्भुज में क्या करना होता है पता है, बहुत आसान है। इस चतुर्भुज के विकर्ण देखने हैं आपको, बस विकर्ण। जैसे इसका विकर्ण सामने वाला कौन सा होगा, इसका विकर्ण जो है ये वाला कहलाएगा ना, ये विकर्ण। तो आप ध्यान समझिए, जैसे मैं लिखना चाह रहा हूँ, इसमें क्या होता है, जो x के रिजल्ट है वो एक साथ कर लो। इसका x2 और इस वाले का x एक तरफ, इस वाले का x और इस वाले का x एक तरफ, यानी कि 0 इसका x है, दूसरे विकर्ण का x जो है वो 1 है। तो कुल मिलाकर आप यहाँ से कैलकुलेट करके रिजल्ट निकाल लेंगे। x2 बराबर हो जाएगा 1 बचेगा, इधर जाएगा तो 1 माइनस का 2, तो x2 का मान हो जाएगा माइनस का 1। एक पॉइंट आ गया, x2 का मान आ गया। अब हम निकालेंगे y का मान। ध्यान समझिए कैसे निकाल रहे हैं हम लोग। इसमें y का मान y2, इसका विकर्ण में दूसरा जो विकर्ण था उसमें सामने वाला पॉइंट था 3, इसमें y 4 था, इसमें y +5 था। तो कुल मिलाकर आपके पास y2 बराबर आ जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारे पास 9 माइनस 3, तो y2 का रिजल्ट बन जाएगा आपके पास 6। z का निकालिए आप, तो Z2 के सामने आ जाएगा ये। मैं चलो इसको यहाँ ना लिख कर यहाँ दिखा देता हूँ आपको। Z2 ये बना, सामने वाला आ जाएगा प्लस का 4, Z इसमें देखेंगे तो माइनस का 2 है, सामने वाले में देखेंगे तो माइनस का 1 है, तो Z2 का मान हो जाएगा माइनस का 3, ये जाएगा तो माइनस का 4, तो Z2 बराबर हो जाएगा माइनस का 7। तो एक शीर्ष तो बन गया आपका, एक शीर्ष तो आपने निकाल लिया, x का मान -1 और 6 और -7। ठीक है, ऐसे ही आपको दूसरा ट्रायंगल बनाना है, दूसरे मतलब चतुर्थांश बनाना है, सॉरी चतुर्भुज बनाना है। और वो किस तरीके से बनाएंगे आप वो देखिएगा। इसको तो ऐसे ही रहने देते हैं अभी हम। आपके हम इस तरीके से बना लेते हैं, ठीक है, इन दोनों को मिला लेते हैं, तो यहाँ पर चतुर्भुज बन जाएगा। आप फिर एक विकर्ण बना लेना, इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे तो आपका ये वाला पॉइंट क्लियर हो जाएगा। फिर आप जो है दूसरे तीसरे वाले के नहीं काम करेंगे, ऊपर वाले के नहीं काम करना चाहेंगे। अब आप जब ऊपर वाले के नहीं काम करेंगे तो किस तरीके से लिया जाएगा वो भी मैं बता देता हूँ आपको। चतुर्भुज बनाने के लिए आप इसको पकड़ लीजिए, इसको ये हो जाएगा, एक पॉइंट जो बीच में था उसको ले लीजिए, बस इस तरीके से हो जाएगा। तो इसके सामने विकर्ण ले लेना ये, तो इस तरीके से आप एक का मान भी फाइंड आउट कर लेंगे। तो मैंने एक मान फाइंड करा है, 2 मान आप फाइंड कर लेना। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। हम लोग मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ।